नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का आज बंगाल टू बिहार दौरा। बंगाल में भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो टनल का किया उद्घाटन। संदेशखाली की महिलाओं से की मुलाकात। बिहार से जंगल राज पर पीएम मोदी ने किया जोरदार हमला। ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली केस सीबीआई को सौंपा। अवमानना का नोटिस भी जारी। महाराष्ट्र में एनडीए की सीट शेयरिंग पर मंथन। अमित शाह ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से की लंबी चर्चा। बीजेपी 30 से 32 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज। दिल्ली में कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बड़ी बैठक। चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र भी तैयार। दिल्ली के संगम विहार में गंदगी को लेकर एलजी ने केजरीवाल को फटकारा। कमियां बताने पर एलजी पर ही भड़के केजरीवाल। कहा, विपक्ष की भूमिका निभा रहे वीके सक्सेना। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के बंगाल टू बिहार दौरे की। संदेशखाली में मचे बवाल के बीच पीएम मोदी आज एक बार फिर पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया। उसके बाद उत्तर 24 परगना के बारासात में एक रैली कर ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने संदेशखाली मामले में भी टीएमसी सरकार को घेरा है। रैली के बाद पीएम ने संदेशखाली की पीड़ित कुछ महिलाओं से मुलाकात भी की। बंगाल के बाद पीएम मोदी बिहार पहुंचे। कई सौगातें बिहार को दी। बेतिया में जनसभा को संबोधित भी किया और अपने संबोधन में लालू यादव पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा, बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार सबसे बड़ा गुनाहगार है। बैक टू बैक पीएम मोदी दौरे कर रहे हैं, लेकिन संदेशखाली का मुद्दा इतना बड़ा हो गया है और आज पीड़ित महिलाओं से उन्होंने मुलाकात की है। किस तरह से ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ रही है? देखिए, ममता बनर्जी बहुत ही खतरनाक दलदल में फंस चुकी है। पहली तस्वीर आई प्रधानमंत्री मोदी की, जब वो मेट्रो अंडर वाटर पहला उसके उद्घाटन के लिए गए। जनता से जो रिस्पांस मिल रहा था, वो वीडियो अपने आप में सारी कहानी कह रहा है कि वहां बदलाव का टाइम आ गया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए नारेबाजी की जा रही थी, ये अद्भुत था। फिर वो मेट्रो, वो विकास, लेकिन साथ साथ संदेशखाली की घटना। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेज से अपने भाषण में इस मुद्दा को उठाया है कि महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार बंगाल के अंदर हो रहा है, वो तो जग जाहिर है। कहां है दिल्ली के तमाम वो पत्रकार, कहां है वो एनजीओ वाले, कहां है प्रियंका वाड्रा? आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। जो लोग छाती पीट रहे थे मणिपुर की घटना पे, वो सही पीट रहे थे, लेकिन अगर आप चुप्पी साध लेते हो संदेशखाली में, तो इसका मतलब यह है कि आप हर घटना में राजनीतिक दृष्टिकोण से उसका जो है मूल्यांकन करते हो। तो ये बात तो खत्म। बिहार पहुंचे, बिहार में बदलाव, लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं, ये दिख रहा है। चिराग पासवान वो थोड़ा गच्चा देने के मूड में है। तो खैर, अभी बिहार के ऊपर सीट शेयरिंग को लेकर के अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। नीतीश कुमार दिल्ली आने वाले हैं और उसके बाद सीट शेयरिंग का फार्मूला तय किया जाएगा। जी, अगली खबर में बात पश्चिम बंगाल की ही, जहां ममता बनर्जी संदेशखाली मुद्दे पर बुरी घिरती नजर आ रही है। आज ममता सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी कीमत पर शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपा जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई बंगाल पुलिस के मुख्यालय पहुंची। सीबीआई के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी पहुंची। अब शाहजहां शेख से सीबीआई पूछताछ करेगी। साथ ही इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीआईडी के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का नोटिस जारी किया है। अधिकारियों को जवाब 2 हफ्ते में दाखिल करने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कैसे कानूनी लड़ाई में ममता बनर्जी अब फंस गई हैं? देखिए, हाईकोर्ट का फैसला आता है कि आप इसे सीबीआई को सुपुर्द करें,
क्योंकि सारा का सारा केस हाई कोर्ट को लगता है कि ममता बनर्जी की जो पुलिस है, वहां की जो सरकार है, वो इन्हें बचा रही है। गुनाह क्या है? गुनाह ईडी के अधिकारियों की पिटाई का है। अभी तो उस मसले पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसमें महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं शाहजहां शेख के ऊपर। यह मसला सिंपल है कि ईडी के अधिकारी उस पर रेड करने के लिए गए थे, इनकी पिटाई कर दी। उस मसले में कल 4:30 बजे सुपुर्द करना था, नहीं किया। अभिषेक मनु सिंघवी भी खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा, नहीं मिला। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट की अगली कार्रवाई होती, हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस दे दिया कि चूंकि हाईकोर्ट का आदेश था उसको आप पालन नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट भी आप गए, तो जो मॉर्निंग में जो सुनवाई हुई उसमें भी आपको जस्टिस खन्ना ने कोई राहत नहीं दी, हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर स्टे नहीं लगाया। तो ये तो क्लियर कट केस जो है वो बन रहा है अवमानना का। फिर हाईकोर्ट ने आज 4:30 बजे का टाइम दिया था, तो जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक हैंडओवर नहीं किया गया है। ममता बनर्जी धीरे धीरे एक बहुत बड़े कानूनी पचड़े में फंसने जा रही है और इसका खामियाजा टीएमसी को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। जी, तो चुनाव से पहले संदेशखाली एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसे लेकर ममता सरकार बुरी फंसती नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी है। अमित शाह 2 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे हैं। कल देर रात तक अमित शाह ने अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ सीटों के बंटवारों को लेकर बैठक की और खबरों के मुताबिक फॉर्मूले के तहत महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 30 से 32 सीटों पर, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 10 से 12 और अजीत पवार की एनसीपी 6 से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जिसका ऐलान भी जल्द संभव है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला तय हो रहा है? देखिए, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। ये जो शिवसेना पुरानी थी, पुरानी एनसीपी थी, वो टूट फूट के इधर आ गई। तो जो शिंदे गुट था वो कह रहा था 22, पिछली बार 22 लड़े थे ये लोग, लेकिन वो चलेगा नहीं। वो कारण मैं बता दे रहा हूं, वो इसलिए कि बहुत सारे भाई आपको मुख्यमंत्री भी बना दिया गया, आपकी संख्या कम है फिर भी आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो राजनीति तो गिव एंड टेक का खेल है। अभी आपके पास कितने सांसद हैं? 13। अमित शाह यही मैसेज देने वाले हैं 10 पे आप लड़े। और वो जो शिवसेना के अंदर 3 जो शिंदे गुट के हैं, उसके 3 सीटों पे उसमें भी बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। तो ये 10 सीटें शिंदे गुट के लिए तय किया जा रहा है। 32 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। बाकी बच गए 6 सीट पे अजित पवार गुट को संतोष करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है। खबरों में चलाया जा रहा है 30 से 32, 8 से 10 और 6 से 8। ये कोई फॉर्मूला काम नहीं करने वाला। भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को आउट ऑफ द वे जाकर एडजस्ट किया है। बहुत सारे पॉलिटिकल कैपिटल को लूज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कलेजा दिखाया है। और वो किस लिए? वो इसलिए कि वो महाराष्ट्र में लोकसभा के दौरान वो बड़ी संख्या में अपने उम्मीदवार को उतारे। गेम प्लान बहुत ही साफ है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर अपने आप को उतना ही मजबूत करना चाह रही है जितना भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश में मजबूत है। तो ये बीजेपी की रणनीति है। जी, तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन है। साथ ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जल्द जारी करेगी। और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन करना शुरू कर दिया है। प्रत्याशियों को लेकर कल दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव कमेटी को भेजा जाएगा, जिसके बाद पार्टी हाईकमान प्रत्याशी घोषित करेगी। साथ ही कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी तैयार कर लिया है। इसमें रोजगार, महंगाई से राहत और सामाजिक न्याय पर खास फोकस किया गया है। युवाओं को अपने पाले में करने की रणनीति के तहत कांग्रेस 30 लाख
सरकारी पदों को भरने का वादा करने जा रही है। मुस्लिमों को रिझाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात भी कही गई है। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए जाति आधारित जनगणना करवाने और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी वादा किया गया है। साथ ही फ्री के लॉलीपॉप का भी जिक्र काफी ज्यादा किया गया है। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ गई, दूसरी भी आने वाली है, पर कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है? कांग्रेस पार्टी में कंफ्यूजन चल रहा है। भाई कब तक आप जो कांट की हांडी जो बार बार आप जो है चढ़ाओगे? होता है क्या? ये 2012 में जब चुनाव हो रहे थे यूपी में, तो कांग्रेस पार्टी ने लिख के दिया सच्चर कमेटी के उसको हम लागू करेंगे। बस सच्चर कमेटी में क्या रिकमेंडेशन दिया हुआ है? मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए आपके पास और कोई दूसरा तरीका नहीं बचा। सच्चर कमेटी में कोई रिकमेंडेशन ही नहीं है। सच्चर कमेटी में प्रॉब्लम्स बताए गए हैं। सॉल्यूशन जो है रंगनाथ मिश्रा आयोग की कमेटी उसकी रिपोर्ट में है, लेकिन आप रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट के बारे में बात नहीं करोगे। वहां बताया गया है कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सच्चर कमेटी सिर्फ बीमारी बता रहा है, इलाज और दवाई वो रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट में है। कुछ भी 30 लाख सरकारी, भाई आपने नौकरी देने का वादा किया था, हिमाचल में कितनी नौकरी दे दी? कर्नाटक में आपकी सरकार बनी, आपने कितनी नौकरियां दे दी? राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार थी, कितनी नौकरियां दे दी? तो होता क्या है कि गारंटी और वादे ये सब तो ठीक है, लेकिन जनता उसको ही बिलीव करती है। जनता को अच्छी तरीके से मालूम है कि कोई घोषणा पत्र देख करके हिंदुस्तान में वोटिंग करता है क्या? लेकिन ये आपकी नियति, आपका जो नियत है वो तय करता है कि भाई किस तरीके से आप जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। आपके पास कोई चेहरा नहीं है, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, मोदी के खिलाफ आपके पास कोई मुद्दा तक नहीं है। ये फ्री, वो फ्री, ये फ्री, ऐसे फ्री, वैसे फ्री। बताइए, वहां कर्नाटक में आपने सब कुछ कह दिया, आप कह रहे हो, अब उल्टा कह रहे हो कि भाई हमें पैसे दो। जब वादा करते समय आपको ध्यान नहीं किया था? चीफ मिनिस्टर का जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो ये कह रहा था हम तो कंगाल हो गए। तो भाई कंगाल करते जाओ, चुनाव जीतने के लिए लॉलीपॉप के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये कंफ्यूजन है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़े तो कैसे लड़े। बिल्कुल। आज की आखिरी खबर में बात दिल्ली की राजनीति की, जहां एक बार फिर से केजरीवाल और दिल्ली के एलजी के बीच में लड़ाई देखने को मिली है। खबर यह है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने गंदगी को लेकर केजरीवाल को फटकार लगाई है। दिल्ली के संगम विहार में पहुंचे एलजी ने सोशल मीडिया पर 20 तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि 20 लाख लोग बदतर जीवन जीने को मजबूर है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए कहा कि आम जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। इस पोस्ट पर केजरीवाल भड़क गए। केजरीवाल ने एलजी को जवाब देते हुए अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा और कहा कि जो काम बीजेपी को विपक्ष के नाते करना चाहिए था वो संवैधानिक पद पर होते हुए उपराज्यपाल को करना पड़ रहा है। कमियां गिनाई जा रही हैं तो केजरीवाल क्यों भड़क रहे हैं? देखिए, बीजेपी वाले भी समझ गए हैं, ये मीडिया वाले जो है केजरीवाल की कमियां नहीं निकाले पाएंगे, क्योंकि माल आ रहा है टीवी चैनलों के ऊपर। तो अब तो ये बीड़ा जो है इनको अपने हाथ में उठाना पड़ेगा। मैंने देखा सिर्फ एलजी नहीं, मनोज तिवारी ने भी आज वीडियो डाला है, वो भी जगह जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं। ये एक्टिविटी चुनाव के समय नहीं, 1 साल पहले से शुरू करना था। केजरीवाल झूठ का पुलिंदा है। दिल्ली में आप कहीं चले जाओगे यही गंदगी दिखेगी, लेकिन है क्या, मीडिया मैनेजमेंट इसकी अच्छी है, एडवर्टीजमेंट देता है, कहीं कैमरा वाला जो है कहीं गंदगी पे उसकी नजर नहीं जाती। और ये इतना शातिर है। और क्यों एलजी साहब ने सही काम किया उसको मैं आपको बता दूं। G20 हो रहा था, तो ये आम आदमी पार्टी के जितने चट्टे बट्टे हैं, ये एनडीएमसी इलाका, तैयारी कौन? और केंद्र सरकार G20, तो हर जगह गमले लगे हुए हैं। तो उस समय दिल्ली वाकई सजा दी गई थी। अब ये आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे वो फोटो खींचते थे और कहते थे कि देखिए केजरीवाल ने कमाल कर दिया, केजरीवाल ने कमाल कर दिया। कर रहे थे ना भाई। तो अब जब हकीकत दिखाई जा रही है, केजरीवाल के लिए अच्छा होता कि आप अधिकारियों के ऊपर नहीं, माने ये तो वही है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू,
कोई चीज अच्छा होगा दिल्ली के अंदर में चाहे कोई करे, क्रेडिट केजरीवाल की। संगम विहार की तस्वीरें सामने आ गई तो वो अधिकारियों की। स्कूल के अंदर मैं आपको एक पते की बात बताता हूं जिसका ये बहुत ढिंडोरा पीटता है कि मोहल्ला क्लिनिक तो स्कूल को हमने चमका दिया। आप कैमरे लेकर के नहीं घुस सकते, मना कर दिया जाता है। कोई टीवी कैमरा उसके अंदर अलाउड ही नहीं है। हम लोगों ने बहुत बार कोशिश की कि जरा देखें 5 स्टार स्कूल कैसा बनाया है केजरीवाल, लेकिन स्कूल के बाहर ही रोक दिया जाता है कि अंदर की फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो इस तरह की तो रिजीम है। अच्छा हुआ है। मैं तो ये कहूंगा कि दिल्ली के एलजी साहब को क्यों कष्ट उठाना है। दिल्ली में तमाम वो लोग जो दिल्ली में रहते हैं अपने अपने जगह की तस्वीरें जो है टैग करके केजरीवाल को भेजना चाहिए कि ये देखो ये गंदगी है, ये गंदगी है, ये गंदगी है। तुम तो कहते हो कि भाई हम बड़े ही प्रॉम्प्ट किस्म की सरकार चलाते हैं, तो ये काम करके देखना चाहिए दिल्ली वासियों को। जहां गंदगी नजर आए, जहां खराबी कुछ नजर आए, वो केजरीवाल को टैग करके ट्वीट करना चाहिए। यही तरीका है पूरी दुनिया में केजरीवाल का सही चेहरा लाने का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।